नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पाक में ओआईसी समिट फेल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। ओआईसी में 57 मुस्लिम देश मेंबर्स हैं। 57 में से करीब 16 छोटे देशों के ही विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे थे। बाकी देशों ने एम्बेसडर्स या छोटे अफसरों को भेज दिया। मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी 5 सेंट्रल एशियाई देशों के विदेश मंत्री ओआईसी समिट में जाने के बजाय दिल्ली में अफगान मीटिंग करने पहुंच गए। सोमवार को इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अब पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा तबका आरोप लगा रहा है कि भारत ने ओआईसी समिट फेल कर दी। हालांकि पाकिस्तान की मेन मीडिया तो सरकार या फौज के डर से ओआईसी पर ज्यादा जानकारी देने से बच रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद जर्नलिस्ट समिट की कामयाबी पर तीखे सवाल कर रहे हैं। इसकी वजह भी वाजिब है। देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सभी देश ओआईसी के सदस्य हैं। इन्होंने पाकिस्तान में हुई समिट में जाने की बजाय दिल्ली की इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को तवज्जो दी। पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बात है, थोड़ी सी किरकिरी हुई पाकिस्तान की और उनको ऐसी महसूस हो रही है, और वो इन तमाम चीजों का ठीकरा जो है वो भारत पर फोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में मीटिंग हुई है या दिल्ली में जो समिट हुई, जो प्रोग्राम हुआ, वहां तमाम लोगों का जाना, कहीं ना कहीं ये पहले से कुछ प्लान था या और इसके पीछे कोई चीजें थी, लेकिन पूरी तरीके से उनका जो भी एजेंडा था या वो जिस भी एजेंडे की वजह से ये समिट रख रहे थे, उस एजेंडे पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी फिर गया। क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं, देखिए, उनको उसमें शामिल होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है और पाकिस्तान को भी ये लग रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भी पड़ोसी देश होगा वो इन चीजों को समझेगा कि आखिरकार उसको कहाँ जाना है, कैसा करना है, उसके वहां के टर्म्स कैसे हैं, जिस समिट में वो जा रहे हैं उस समिट में मुख्य रूप से कौन सी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहरहाल, अभी जो पाकिस्तान को लगा या जो तमाम चीजें हो रही हैं, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं सौरभ दुबे जी। सौरभ दुबे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं सुमन शर्मा। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या लगता है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी किरकिरी हुई है, उनके जो खास 5 पड़ोसी देश हैं वो उनके साथ ना जाकर के जो दिल्ली समिट हुई वहां चले गए, इंडिया सेंट्रल समिट में चले गए, तो उनको किरकिरी भी हुई है और इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मुख्य एजेंडा पाकिस्तान का हो सकता है जो उनको अब ऐसा लग रहा है कि हमसे मिलकर दूसरी जगह जो लोग चले गए जिन्हें आना था, तो उनकी किरकिरी हुई है या उनका एजेंडा फेल हुआ? देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, अंटी में ना ढीला देखन चली मेला। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर बैठक होने से पहले जब हमने चर्चा की थी, तो इस बात का पूरी तरह से हमें इल्म था कि ये बैठक असफल होने वाली है। अब पाक मीडिया में पाकिस्तानी हुकूमत की किरकिरी हो रही है। जाहिर तौर पर जैसे बैठक को लेकर हमने अंदाजा लगाया था, वैसा ही हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाक मीडिया भी दबी हुई जुबान में जितना बोल पा रही है बैठक के संबंध में, सिर्फ उतना ही बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया को इतनी आजादी नहीं कि वो पूरी तरह हर बात खुलकर सामने रख सके। और बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें हैं जिनके लेकर काफी कुछ किरकिरी और हो सकती है। अगर वो बातें सामने आई तो मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के प्रति जिस तरह का व्यवहार दिखाया है, वो अगर सरकार में आ गया तो पाकिस्तान की इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, बावजूद इसके उसे सपने में भी भारत दिखाई देता है। पाकिस्तान में अगर पत्ता भी हिलता है तो इल्जाम भारत पर लगाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अपनी खुद की समस्याओं में उलझा हुआ है। पहले पाकिस्तान की हुकूमत को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके इन मौलिक समस्याओं पर ध्यान देने के अलावा पाकिस्तान भारत की तरफ ध्यान देता है। पाक मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है वही बताती है कि किस तरह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है।
और तो और इमरान खान भी पाकिस्तान के जब राष्ट्राध्यक्ष नहीं बने थे तब उन्होंने एक किताब लिखी, मैं और मेरा पाकिस्तान। उस किताब में इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अब इमरान का कभी आईएसआई से टकराव होता है, कभी आर्मी का इमरान से टकराव होता है, सब एक दूसरे को नोचे जा रहे हैं। तो भाई इस तरह से देश नहीं चलाया जाता, इस तरह से एक दुकान भी नहीं चल सकती तो देश कैसे चलेगा। फिलहाल इमरान भी खतरे में है क्योंकि सेना जिस दिन चाह लेगी, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, सब कुछ एकमात्र दिखावा है। सेना जिस दिन चाह लेगी उस दिन इमरान खान को कुर्सी से हटाकर नीचे उतार देगी। और मैं आपको बता दूं राखी कि हामिद करजई ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और इमरान को तालिबान का प्रवक्ता तक घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके उन्हें शर्म नहीं आई और उन्होंने मुस्लिम देशों का एक इस तरह का आयोजन किया, एक बैठक की, और उसमें भी बेइज्जती झेलनी पड़ी राखी। बिल्कुल। और देखिए एक बात और है, इस ओआईसी समिट में कई सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो नहीं पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो 5 पड़ोसी देश यहाँ से नदारत रहे, पांचों देश के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में मौजूद थे और ये वो पांचों देश हैं जो पाकिस्तान के बहुत करीब, मतलब उनका बहुत ज्यादा एक अच्छा अटैचमेंट जिसको कहें, वो अटैचमेंट कहीं और दिखा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैसेजेस अब फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, और सवाल भी आता है कि क्या वाकई में इमरान का एजेंडा फेल हो गया, वो खुद ही ये स्वीकार रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में ये तमाम चीजें हो रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। खैर जो भी था, लेकिन एक अच्छा मैसेज ये भी है कि जो इंडिया सेंट्रल की जो मीटिंग हुई या दिल्ली में जो तमाम चीजें हुई हैं वहां जाना, तो आप समझ सकते हैं कि किस चीज को जो अफगानी देश है या जो पड़ोसी देश हैं वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर ठीक है, एक बहुत अच्छी बात ये भी यहाँ पर लगती है सुमन जी, मुझे लगता है कि इमरान का एजेंडा फेल हुआ नहीं हुआ वो खुद ही अपनी तरफ से, या वहां की मीडिया खुद ही इतना प्रचार प्रसार कर रही है कि भारत पर ये नाम लगाकर कि इनकी वजह से तमाम चीजें हुई हैं। तो एक मुझे लगता है और एक अच्छा मैसेज चला गया इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कि हम जो कर रहे हैं वो आपके जो सहयोगी हैं या आपके जो करीबी हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो आके यहाँ साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी आज समझ में आ रहा है कि हमको साथ किसका देना है। तो मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए ये। कि अफगानिस्तान और हम एक वर्ड अफगानिस्तान में इस तरह को पहुंचाने के जो है वो ऐसी दुनिया में ही उनके लिए एक्सपेंस नहीं है वहाँ सुमन जी आपकी आवाज मैं नहीं प्रॉपर सुन पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप जो भी बोल रही हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, मैं दोबारा से अपना सवाल लूंगी जब तक मैं सौरभ जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सौरभ जी एक बात और जो यहाँ पर मैसेज गया, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ओआईसी की समिट थी, जो भी एजेंडा था पाकिस्तान का या जो भी ये करना चाह रहे थे इन्होंने जो किया, लेकिन जो दिल्ली की मीटिंग थी और दिल्ली की चीज़ों में जो तमाम चीज़ें होनी थी, बातचीत होनी थी, इससे हम आगे क्या समझ सकते हैं या इस मीटिंग में आने से, क्योंकि देखिए पाक ने जो समिट रखी जहां उनको जाना था वहां कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं पहुंचा, पांचों देशों के जो उनके करीब हैं वहां के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली पहुंचे थे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है अच्छा, और आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें खुलती हुई क्लियर दिख रही हैं। बाकी कूटनीति की बात करें तो कूटनीति के तौर पे भारत हमेशा सफल रहा है। भारत की एक बहुत ही बेहतर कूटनीतिक पहल हुई है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, भारत ने जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कोशिश की है थूकने की, तो पाकिस्तान ने ये आत्मा की तरफ थूका है और वो थूक
पाकिस्तान पर ही गिरा है। ये जो समिट जैसे वक्त में पाकिस्तान ने बुलाई, और साथ में आप गौरतलब ये भी है कि भारत से अफगानिस्तान जाने वाली मदद को भेजने में पाकिस्तान ने ही रोड़े अटकाए हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह, बच्चों की तरह पाकिस्तान जिद करता है, और पाकिस्तान की स्थिति वैसी ही है जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई बच्चा होता है उसे दुत्कार दिया जाता है, डांट दिया जाता है, कभी उसका कान खींच दिया जाता है जब वो जिद करता है। तो हमें भी पाकिस्तान के साथ कुछ इसी तरह पेश आना चाहिए। तो हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और वो परमाणु हथियार बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह हैं। पूरी दुनिया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और निशस्त्रीकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए दुनिया को। और सबसे पहले जो बंदर, मैं कहूंगा कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो वही कहानी पाकिस्तान में चरितार्थ होती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को निशस्त्रीकरण की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार कौन चलाता है, सरकार में बैठे लोगों को भी नहीं ये मालूम रहता। कभी सत्ता आईएसआई के हाथ में आ जाती है, कभी सत्ता इमरान के हाथ में आ जाती है, कभी सत्ता आर्मी के हाथ में आ जाती है, तो कभी सत्ता इमरान की पत्नी पिंकी पीरनी, जिनका पुराना नाम लूंगा मैं, पिंकी पीरनी भी वहां बहुत कुछ हस्तक्षेप रखती हैं। भारत से कैसे संबंध रखने हैं, विदेश नीतियों में अगर इस तरह पिंकी पीरनी जैसे लोगों का हस्तक्षेप होगा तो विदेश नीति किस तरह चलेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बलूचिस्तान की समस्या को हल करने के लिए जो अभी पाकिस्तान को जोर देना चाहिए, उस समस्या को हल करने की बजाय भारत 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 की माला जपना कहीं से कहीं तक लाजमी नहीं है। मिट्टू मियां जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, किस तरह उनका धर्मांतरण कराया जाता है, ये अब दुनिया से छुपा नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है। पाकिस्तानी संसद में बैठ के, संसद में पाकिस्तान के नुमाइंदे जो कहते हैं कि हमने भारत पर अटैक कराया, इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात पाकिस्तान के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। दुनिया वालों को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाक का चरित्र कैसा है, और कैसा दोहरा चरित्र अपनाकर पाकिस्तान एक तरफ शांति का गुणगान करता है और दूसरी तरफ आतंक को पनाह देता है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे वो पाकिस्तान को ही डसना शुरू कर दिए हैं। बाकी ठीक है, बिल्कुल। सुमन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेसी से मजाक बनी ओआईसी समिट, क्या माने हम? क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी से क्यों, ये कोई या तो ये प्री प्लान था या नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो समिट थी वो फेल हो गई तो उसका पूरा ठीकरा इंडिया या भारत पर लगाया जा रहा है। तो क्या वाकई ये माने हम, या इसके पीछे जो चीजें हैं कि क्या इंडियन डिप्लोमेसी से ही मजाक बनी ओआईसी समिट? नहीं चाहिए। इंडियन जो मीटिंग थी सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ, वो पहले से प्लान थी और वो एक प्रॉपर एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही थी। अफगानिस्तान टॉपिक था यहाँ, और उसी के ऊपर बात हुई है, और बेशक छोटी मीट थी लेकिन उसका आउटकम काफी सक्सेसफुल रहा। उन्होंने डिस्कशंस करे कि कैसे वहां पे सामान पहुंचाया जाए, ऑल्टरनेट रूट लिया जाए, एक रीजनल कंसेंसस था अफगानिस्तान को लेकर। तो इंडियन मीट सक्सेसफुल थी, और इसी से पता चलता है कि जो 5 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने यहाँ आना मंजूर किया, अपने डेप्यूटीज को उन्होंने वहां भेजा पाकिस्तान में। तो इंडियन मीट अपने हिसाब से चल रही थी, और वो जिस टॉपिक को लेकर वो मीटिंग कर रहे थे उन्होंने उसमें सक्सेस हासिल करी। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मजाक खुद बनाया है। मीटिंग का टॉपिक वहां पे भी अफगानिस्तान था, लेकिन वो कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे कि यूनिफाइड कश्मीर होना चाहिए, और वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे एजेंडा को बदलकर, जिसकी मंजूरी उन सारे जितने देश थे वहाँ 57
कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, उनमें से किसी ने भी उसमें आगे बढ़कर उनका हाथ नहीं पकड़ा है। तो इसी से पता चलता है कि उनके साथ कश्मीर को लेके कोई है नहीं। टॉपिक चाहे कोई भी हो, वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। उसके अलावा वो अपोलोजिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे इमरान खान। जो तालिबान में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे कल्चर के नाम पर और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नाम पर, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स और विमेन्स राइट्स को लेकर कितना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है और वायलेशन चल रहा है। तो उन्होंने उसको भी एक तरीके से एक दूसरा कलर दिया, उसको एक दूसरी भाषा में बताकर उसे लेजिटिमाइज करने की कोशिश करी। तो वहाँ इतनी बड़ी जो मीटिंग उन्होंने करी है अफगानिस्तान को लेकर, सिर्फ एक ही चीज पर वो सबके सब सहमत हुए कि एक फंड होना चाहिए, आम अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचे। सिर्फ इसी बात को लेकर रजामंदी हुई। बाकी वहाँ उनकी मीटिंग में कोई ऐसी सक्सेसफुल बात नहीं थी जिसे देखकर लगे कि उन्होंने अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कुछ मतलब वहाँ प्रॉपर डिस्कशन किया हो, कोई सीरियस वहाँ बातचीत हुई हो। तो मजाक पूरी दुनिया के सामने उन लोगों ने खुद बनाया है और ये एक पहली बार ही नहीं हुआ है। कुछ 1-2 महीने पहले जब एनएसएस की मीटिंग हुई थी जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के एनएसएस और रशिया और चाइना और पाकिस्तान सबको इनवाइट किया गया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने उसी टाइम पर उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक मीटिंग वहां पे भी रखी थी, सिर्फ हिंदुस्तान को हर बार नीचा दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि अफगानिस्तान में उनका दबदबा है, उनकी बात सुनी और मानी जाएगी। तो हर बार वो ऐसे करते हैं अपना मजाक बनाने के लिए, जबकि वहां से कोई सीरियस आउटकम नहीं निकलता है, कोई सीरियस रिजल्ट नहीं बाहर आता है। उसके बावजूद वो हर बार इस तरह अपना मजाक उड़ाते हैं अपने देश वालों के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी। तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ भला नहीं हो रहा है इससे, और ये सिर्फ एक तरह का दिखावा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक एजेंडे की बात करें तो देखिए, जैसे इंडिया की बात हुई, ये भारत की बात करें, यहाँ पे जो समिट होनी थी या जो प्रोग्राम होना था वो पहले से था, वो उस फॉर्मेट पर चल रहा था। तो निश्चित तौर पर उसमें जिन लोगों को आना था वो आए, उनको जहाँ जाना है वो उनका डिसीजन था। लेकिन वाकई में ये बड़ी चीज़ हो गई है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से जिस समिट को लेके चल रहा था और एक भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक बात है कि अपना मजाक खुद बनाया, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये समिट करने के पीछे, ओआईसी की ये समिट करने के पीछे पाकिस्तान का एजेंडा क्या था। उनको क्या या तो वो ये देखना चाह रहे थे कि हमारा सपोर्ट कितने लोग करेंगे या हमारे यहाँ आएंगे तो हम एक नई चीज़ कुछ कर पाएं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। लेकिन वो एक उनका जो एजेंडा हो सकता है वो क्या हो सकता है, सुमन जी? देखिए, वो एक तो विक्टिम कार्ड प्ले करना पूरी दुनिया के सामने, हर बार वो कश्मीर को लाते हैं और यूनिफाइड कश्मीर की बात करते हैं। दूसरा, वो अपोलोजेटिक प्ले कर रहे थे, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे तालिबान की पॉलिसीज को लेकर, जिसके खिलाफ यूएन है, सारी ग्लोबल कम्युनिटी है। तो वो वहां पे भी उनकी भाषा अलग थी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो उनकी पॉलिसीज हैं वो कल्चरली डिफरेंट हैं, इसीलिए हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसको कि किसी ने माना नहीं और कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितने ओआईसी के नेशंस वहां आए हुए थे वो सभी अपने आप में एक डेवलप्ड दुनिया से आते हैं, वो सब अमीर देश हैं, उन देशों में अपनी एक नीति है, मगर एक स्टेबिलिटी भी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हैं चाहे नहीं है। तो वो लोग वो नहीं मान रहे हैं कि इसीलिए अभी तक किसी ने रिकग्निशन नहीं दिया है गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में, और उनकी पैरवी एक तरह से कर रहे हैं इमरान खान, जबकि उन्हें अपने देश की तरफ उनका अपना रुझान एक होना चाहिए। जिस तरह उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, एफएटीएफ का उनके ऊपर ग्रे लिस्टिंग लगी हुई है, कोरोना के केसेस वहां बढ़ रहे हैं, और जिस तरह उनका जो रुपया गिर रहा है, ये सब बातों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो अफगानिस्तान को सेटल करने की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस रीजन में वो एक लीडर हैं और अफगानिस्तान में उनकी चलने वाली है, और साथ में इंटरनेशनली एड भी उन्होंने मांगा है। वो अपने देश को चलाने के लिए उन्होंने थोड़े दिन पहले कर्जा लिया था सऊदी अरेबिया से, और वो क्या किसी दूसरे देश को सेटल करेंगे। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है एड की, और एड डायरेक्टली उनके तालिबान के हाथों में कोई देना नहीं चाह रहा है, उन लोगों को देना चाह रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो एक तरह से एड को
लेजिटिमाइज करके वहां तक लेकर आने की कोशिश, ये जो एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है इमरान खान की सरकार और वो खुद और उनके वो जो लीडर्स हैं और मिलिट्री है, तो ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएन है और अमेरिका, ये जो बड़े पावर्स हैं, ये लोग ऐसे इस तरह बातों में आकर एड को तालिबान के हाथ में दे, ऐसा नहीं होने वाला। इतने महीनों से हम लोग देख रहे हैं जितने भी वहाँ एनजीओ काम करने गए हैं और जो यूएन एजेंसीज जा रही हैं, वो डायरेक्टली जाके अफगान लोगों में के बीच में जा रही है और उन्हें दे रही है जो उन्हें देना है। तो सरकार के साथ अभी तक किसी ने हाथ मिलाने का काम नहीं किया है और उनको लेजिटिमाइज करने का जो काम इमरान खान कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। चलिए सौरभ जी अपनी बात रखिएगा, क्या लगता है इस घटनाक्रम के बाद, देखिए यहाँ जो भारत में समिट होनी है या जो चीजें होती हैं वो समय के अकॉर्डिंग होती हैं, उसमें तमाम लोग आते हैं, ये तो हुआ। पाकिस्तान ने जो किया, लग रहा है आपको कि इस घटनाक्रम के बाद दूसरी कोई ऐसी समिट करने से पहले मुझे लगता है 100 बार सोचेगा या तो करेगा ही नहीं? मैं सुमन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसा कि अभी सुमन जी ने कहा कि इकोनॉमिकली स्थिति पाकिस्तान की कैसी है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिकली स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अफगानिस्तान जैसे देश में कोई मदद कर सके, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सके या करा सके। पाकिस्तान में एफबीआर के पूर्व चेयरमैन खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी अगर हम डाटा को देखें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खस्ता हाल है। निर्यात लगातार कम हो रहा है और अफगानिस्तान में ऐसे में मदद करना बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान तो दवाएं तक भारत से लेता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने मीटिंग में इतने सारे देशों को क्यों बुलाया और ये तामझाम इतना सारा इकट्ठा क्यों किया। पाकिस्तान की मौलिक समस्याएं काफी सारी हैं। अपने देश में पाकिस्तान इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह लोगों का शोषण हो रहा है, किस तरह लोग अभी भी वंचित हैं उन प्राथमिक सुविधाओं से, और महंगाई कितना आसमान छू रही है, जोर पकड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। अब इन सारी स्थितियों में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का राग अलापना कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान बरसों से ऐसा करता आया है, लोगों को भ्रमित करता आया है और कश्मीर को कश्मीर एक ऐसा लॉलीपॉप बन गया है जिसको दिखाकर वहां की जनता को बेवकूफ बनाने का काम वहां के आर्मी करती है, वहां के नेता करते हैं और आईएसआई करती है। अब उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए एक मायाजाल, जैसे मैं कहूंगा कि मायाजाल जनता के सामने बुनती है। लेकिन अब जनता भी समझने लगी है। बलूचिस्तान में आंदोलन हो रहे हैं, पीओके में आंदोलन हो रहे हैं, तो जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत केवल बरगला रही है और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है और जनता में कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है। तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन वहां की जो जनता है वो भी उम्मीद लगाए बैठी है कि भारत उनके मसलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि भारत को पीओके की जनता के मसलों को, उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए ताकि किसी भी तरह, क्योंकि वहां की हुकूमत वहां जब अभी जो ऑक्यूपाइड है जिस तरह से, तो वहाँ मुश्किल में है जनता और वो लोग नहीं चाहते कि जनता की मुश्किलें कम हो। इसलिए भारत को कम से कम आम लोगों के लिए इंसानियत के बात से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। देखिए वाकई में जो हुआ है, एक मैसेज तो भारत के लिए हम कहें तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की किरकिरी जरूर हुई है और किया धरा भी खुद का ही है। पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मंसूबे कुछ और होते हैं और हो कुछ और जाता है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हुआ देश के स्तर पर जब हम बात करते हैं, और पाक में जो OIC समिट फेल हुई है वो इसीलिए हुई है कि वो इनकी वजह से ही हुई है। आपने बुलाया, किस मकसद से बुलाया, तमाम देशों को बुलाया, एक भी फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं पहुंचे। इंडिया में जो समिट थी वो पहले से होनी थी और उसमें तमाम लोग पहुंचे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिकली भी देखें तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं। बहरहाल अब आगे क्या करेगा पाकिस्तान, ये भी हम देखेंगे कि दोबारा ऐसा दूसरा कुछ प्लान है उसका या नहीं है, क्योंकि एक बार तो यहां पर मात खाने को मिल गई है और किरकिरी भी बहुत ज्यादा हुई है, तमाम मीडिया में भी, पाकिस्तान के खुद मीडिया में भी। तो चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।